नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आज बात चरणदास महंत के बयान की। चुनाव से पहले आत्मघाती गोल करना शायद कांग्रेस की पुरानी आदत है। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक विवादास्पद बयान दिया। महंत ने राजनांदगांव में भूपेश बघेल के नामांकन के दौरान कह दिया कि हमें नरेंद्र मोदी का मूड फोड़ने वाला आदमी चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस से किसी नेता ने मोदी के अमंगल की कामना की हो। इससे पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता राजा पटेरिया भी प्रधानमंत्री मोदी की हत्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं और अब लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में चरणदास महंत के बयान से भाजपा को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। इसे भाजपा ने चुनावी हथियार बना लिया है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक हर जगह महंत के खिलाफ भाजपा ने मुहिम जारी रखी है। भाजपा कार्यकर्ता और नेता पहली लाठी मुझे मारो के हैशटैग के साथ पोस्ट भी कर रहे हैं कि महंत ने बयान देकर खुद अपने पाले में गोल कर लिया है और उनके बयान से नुकसान की भरपाई आखिर कांग्रेस कैसे करेगी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले सुनवाते हैं महंत का वह बयान और उन बयानों पर प्रतिक्रिया। राजनांदगांव के चुनावी भाषण में मैंने जो कुछ कहा छत्तीसगढ़ी में, उसको लोगों ने तील का ताड़ बना दिया। उस पर तरह तरह के बयान आ रहे गए। मेरे के लिए तो हास्यास्पद है। प्रधानमंत्री एक सम्मानित पद है, सबके लिए सम्माननीय है। उनके सम्मान में असम्मान में मैंने कुछ भी नहीं कहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ी में मुहावरा के माध्यम से जिस तरह से छत्तीसगढ़िया भाइयों से बात की जाती, मैंने कहा है, और उसको ये लोग जिस ढंग से व्यक्त कर रहे हैं, मुझे खुद ही आश्चर्य हो रहा है। चरणदास महंत जी का बयान जो अभी पलटे हैं, वो जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, वो माननीय योग्य है। आप देख लें उनका बयान, वीडियो देख लें और उसके बाद उस पर निर्णय करें। छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता का अपमान है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के 2 बार प्रधानमंत्री और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जनता के बीच मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। जनता इनसे दूर जा चुकी है। तो ये भाषा बिल्कुल भी वाजिब नहीं है, ठीक नहीं। डॉक्टर चरणदास महंत जी ने नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला करने की बात नहीं की थी। उन्होंने राजनीतिक रूप से मुकाबला करने के लिए वैसी ही मजबूती के साथ उनके सामने खड़ा होने की बात की थी। अब भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं है। मोदी जी ने पिछले 10 साल में ऐसा कुछ काम नहीं किया है कि बेचारे भाजपाई उन विषयों को लेके जनता के बीच में जाएं। तो वो नेता प्रतिपक्ष के बयान को ज़बरदस्ती अब तोड़ मरोड़ के हवा देने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता बेहतर ढंग से जान रही है। चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष बोरा, आपका बहुत बहुत स्वागत। राहुल टिकरिया बीजेपी से, सत्यप्रकाश सिंह कांग्रेस से, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सत्यप्रकाश जी आप ही के पास आना चाहूँगा, क्योंकि हमेशा हम अक्सर ये कहते हैं कि शब्दों का सही चुनाव बहुत ज़रूरी होता है राजनीति में, और ख़ासतौर से जब विरोधी बीजेपी जैसा हो तो ये तो और भी ज़रूरी हो जाता है। खैर, चरणदास महंत जी ने माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन मेरा ये सवाल है कि जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ, क्या वो वाजिब था? देखिए, महंत ने जो बात राजनीतिक तौर पर बात की, सबसे महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ की बात की कि भाई अगर 10 सालों में खिलाफी हुई है, 10 सालों में जनता को प्रताड़ित किया गया, जो आपने वादे बोले पूरे नहीं किए गए, जनता आपसे जवाब मांग रही है, 10 साल में हिसाब मांग रही है, तो आप उससे दूर भाग रहे हैं। उन्होंने बोला भाई हमको मजबूती के साथ जनता उसको कहा उन्होंने प्रत्याशियों का हमको मजबूती से लड़ना होगा। इस दमनकारी, इस हिटलर सरकार को, संविधान को नहीं मानती है, जो जनता की आवाज से दबाने का काम करती है, जो विपक्ष की आवाज से दबाने का काम करती है, उस खिलाफ उनको सच खड़े होने, उनसे लड़ना है। उसको गलत क्या बोला? महंत जी जो खेद जता रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ हाना, विच इज रफली ट्रांसलेटेड टू, कोई मुहावरा था, तो मुहावरे की तरह उन्होंने कहा कि वो ये बात कह रहे थे। तो मुझे वो बात समझ नहीं आई। नहीं, मैं पूरी कर लेता हूँ। अगर कोई मोदी के खिलाफ लाठी लेकर खड़ा हो सकता है तो वो बघेल है, यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के मूड फोड़िया आदमी चाहिए, ये उन्होंने छत्तीसगढ़ी में कहा, जो रात दिन तंग करके उन्हें चाहना भेजते। इसमें मुहावरा। अभिषेक जी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहते उन्होंने क्या क्या नहीं बोला। मैं सोनिया गांधी जी के लिए बोलिए या सरोज जी की स्वर्गीय धर्मपत्नी के बोलिए, तो संविधान को ना मानने वाले, अपनी पद की गरिमा का ना मानने वाले लोग अगर इस तरह की बातें करें तो वो हास्यास्पद होता है। देखिए, महंत जी वो एक कबीरपंथी है, कबीर विचारधारा वाले, कांग्रेस पार्टी की राजनीति करने वाले व्यक्ति है, जो कांग्रेस की विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति है, वो कभी इस तरह की बात बोल ही नहीं सकते। और जैसे खुद ने बात बोली
भाई मेरे बयान को बहुत ही घुमा फिरा के रखा गया और इन्होंने दिल प्रश्न बड़ा देखा कि ठीक है अगर फिर भी किसी लगता है तो माफी मांगता हूँ, मगर उनका तात्पर्य यही था कि जो सरकार ने वादे नहीं निभाए हैं, जो सरकार बोलती है कि मैंने सब काम किए हैं, जो सरकार बोलती है कि जनता से जुड़े उन्होंने काम किए हैं, उसके खिलाफ उनको लड़ना है, उसके खिलाफ उनको मजबूती से सामने आना है, उसके खिलाफ उनको लड़की सरकार को खड़ फेंकना है। गलत क्या बोला है? देखिए बीजेपी को मालूम है कि 10 साल का हिसाब इनके पास है नहीं, जनता इनसे 10 साल का हिसाब मांग रही है, तो उस हिसाब का जवाब देने की बजाय वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। एक भी जवाब बात कर लीजिए, चाहे मोदी जी हो, चाहे इनके प्रवक्ता हो, छोटे से कार्यकर्ता हो बीजेपी का, एक भी जवाब कि महंगाई का क्या हुआ, 15 लाख का क्या हुआ, ये पेट्रोल डीजल 30 मिला उसका क्या हुआ, इलेक्ट्रो बॉन्ड जो बोलते थे ना खाऊंगा ना खिलाऊंगा, वो नया तरीका लेके आए हैं कि भाई इलेक्ट्रो खाऊंगा, बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। एक भी जवाब बता दीजिएगा, ये मुद्दों पे उस पे भी जवाब ले लेंगे, पहले इस पे भी जवाब ले लेते हैं। ठीक है राहुल जी, देखिए इस तरह के बयान आ रहे हैं। इससे पहले लालू यादव का जो बयान आया था, उन्होंने कहा परिवारवाद को लेकर उन्होंने कहा था और सवाल उठाया था कि उनका परिवार नहीं है। वो अच्छा बिलो द बेल्ट स्टेटमेंट था, डिस्टेसफुल था, टोटली एग्री। फिर आपने वो शुरू किया मैं हूं मोदी का परिवार। ठीक है, राजनीति में इतना चलता है। लेकिन अब जो चरणदास महंत का बयान आया है, वो कह रहे, कांग्रेस कह रही कि ये तो एक मुहावरे की तरह इस्तेमाल है। सच में इसमें थोड़ा सर फोड़ने वाले थे। वो तो कह रहे हैं कि हम तो ये राजनीतिक शब्दावली है, छत्तीसगढ़ की हाना है, मुहावरे के तरह उन्होंने ये बात कही थी, जिसको आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके जा रहे हैं। अभिषेक जी नमस्कार। देखिए सबसे पहले तो चूंकि मोदी जी के परिवार के तहत मैं आपके चैनल में सबसे पहला ये कह दूं कि मैं स्वयं राहुल टिकरिया मोदी जी का परिवार हूं और कांग्रेस के साथी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणदास महंत जी अगर सिर फोड़ना है तो सबसे पहले मोदी जी से पहले हमारा सिर फोड़े, क्योंकि हम मोदी जी के परिवार हैं। अब मैं विषय में आ जाऊं, चूंकि चरणदास महंत जी जरूर कह रहे हैं, आज पाला बदल के कह रहे हैं कि हाना था, और उसी दिन जब वो मंच पर स्पीच दे रहे थे तो फिर लास्ट में कहा कि मैं एक प्रकार से सिर फोड़ने का उद्देश्य मेरा ये है कि जो एक प्रकार से किसी के ऊपर जो जवाबदारी होती है वो डाल देना। आप एक बात बताइए मुझे, अगर हाना होता तो उस हाने में इनका ये कहना है कि जिस प्रकार से देवेंद्र यादव या फिर भूपेश बघेल जी जीत जाए और उसकी जो जवाबदारी है नरेंद्र मोदी जी की होगी, हार जाए तो जवाबदारी मोदी जी की होगी, इस प्रकार से उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। लेकिन पूरी जनता समझ रही है और पूरे आप स्वयं समझ रहे हैं कि चरणदास महंत जी ने वहां पर एक भड़काऊ भाषण दिया था, एक प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर इस प्रकार से बयानबाजी कि जितनी निंदा की जाए वो अपने आप में कम है। उन्होंने सीधा सीधा कहा, एक बार तो मैं भी मानता हूं, चलो ठीक है आप लाठी पकड़ने वाले खोज लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का सिर फोड़ने वाला अगर कोई है तो ये दोनों है, और ऐसे ही मुझे सिर फोड़ने वाले चाहिए। मतलब जाहिर सी बात है, एक प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी का आप अपमान कर रहे हैं और उनके खिलाफ में इस प्रकार से बयानबाजी करके अपने आप में और खुद ही माइनस होंगे। जब जब आपको ध्यान में होगा नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इस प्रकार से कीचड़ उछाला गया है या इस प्रकार से बयानबाजी की गई है, तब कांग्रेस औंधे मुंह गिरी है, विपक्ष औंधे मुंह गिरा है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं हमारे साथ। अभिषेक जी देखिए, एक तो इन्होंने बोला कि मैं मोदी का परिवार, तो 140 करोड़ की जनता जो भारत माता का परिवार है, उसका जवाब कौन देगी? जो मैंने 10 सवाल आपसे पूछे थे कि भाई महंगाई का क्या हुआ, इलेक्ट्रो बॉन्ड का क्या हुआ, 30 पेट्रोल नहीं मिलता उसका क्या हुआ, 15 लाख का क्या हुआ, गरीब किसान की जो आय दुगनी की बात की थी, वो जो भारत माता के परिवार के व्यक्ति 140 करोड़, उसका जवाब कौन देगा? तो सर उन मुद्दों पे हम सवाल तब पूछे, निश्चित रूप से हम पूछना चाहते हैं, लेकिन इस तरह के जब बयान आते हैं तो फिर वो पूरा मुद्दा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। दैट इज द वेरी क्वेश्चन। उसी पे आ रहा हूँ अभिषेक, उसी पे आ रहा हूँ। देखिए मथुरा में 1 बार होली होती है, इसके ऊपर फिर बोल देते हैं। एक मुहावरा बोला जाता है कि गोली का जवाब गोली से देंगे, इसका थोड़ी ना कि गोली लेकर बंदूक लेकर दौड़ जाता आदमी, तो मुहावरा है वो मालूम है भाई, लाठी के जवाब लाठी से मिलेगा, उसका पता है लाठी लेकर दौड़ थोड़ी जाता आदमी, तो मुहावरे के तौर पर लिखा जाता है। तो ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुद्दों से भटकने, मैं इस पे भी आऊंगा। ये जो डिफेंस की तरह मुहावरे को इस्तेमाल किया जा रहा है, जनता का इससे हिसाब ना मांगे, इस पे भी आऊंगा मैं। लेकिन अभी फिलहाल मैं मनीष वोरा जी के पास जाना चाहूंगा। मनीष जी, जो बयान आया है चरणदास महंत जी का, इसको लेकर सबके अपने अपने तर्क है। बीजेपी जहां से एक तरह से जाहिर तौर पर अपमान बता रही है, कांग्रेस अब थोड़ी डिफेंसिव हुई है इस मामले को लेकर, क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वो यहाँ ही नहीं रुके। उस मंच पर उन्होंने काफी सारी ऐसी बातें कही जो खुद उनकी पार्टी के ही खिलाफ कहीं ना कहीं अब जाती नजर आ रही है या फिर विरोधी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से चरणदास महंत जी एक सुलझे हुए और सरल नेता के रूप में छत्तीसगढ़ में जाने जाते हैं और इस प्रकार की भाषा उन्होंने आज तक कभी उपयोग नहीं करी। लेकिन जो उपयोग किया है, जो भाषा मैंने सुनी है, निश्चित रूप से वो सही नहीं है, क्योंकि मैं हर बार
जब भी इस प्रकार की कोई चीजें आती है, मैं एक चीज ये जरूर कहता हूं कि आपके दामन में इत्र की महक हो ना हो, लेकिन आपके जज्बात और अल्फाज हमेशा महकदार होना चाहिए। राजनीति में जब इंसान रहता है तो राजनीति में रहने वाले व्यक्ति, जनप्रतिनिधि चुन करके आने वाले व्यक्ति, उनका अनुसरण देश की जनता और उन पार्टी के लोग करते हैं। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो आचार विचार व्यवहार आप व्यक्त कर रहे हैं, उन सारी चीजों का असर सीधे तौर पे जनता पे पड़ता है। तो आपको अपनी भाषा मर्यादित रखनी चाहिए, और विशेषकर जब आप एक बड़े पद पर बैठे, नेता प्रतिपक्ष जैसे बड़े पद पर आप बैठे, उस समय आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आप चाहे सार्वजनिक मंच पर बोले, यदि आप मुहावरों जो है वो भी आपको सोच समझ कर करना चाहिए कि हम क्या मुहावरे का प्रयोग कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इन बातों को समझना चाहिए। क्योंकि राजनीति में जब हम बात करते हैं तो आने वाले समय में हम जो अपनी पीढ़ी आने वाली है उनको जो दे के जाएंगे उसमें यही चीजें रहेंगी। तो आपको इस बात को समझना होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण चीजें, देखिए ठीक है, इन्होंने जो भी बात कही, जिसकी उसमें कही, उन्होंने खेद भी व्यक्त किया उसके लिए। तो मुझे लगता है यदि उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया है तो उसके बाद इस चीज का पदक्षेप हो जाना चाहिए। हालांकि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए क्या ये बड़ा आसान होता जा रहा है कि पहले आप कीचड़ उछालिए फिर आराम से माफी मांग के निकल जाइए? मनीष जी, मेरा सवाल ये भी है इसके साथ कि चरणदास महंत जी उस मंच पर काफी कुछ कह रहे थे, फिर नेताओं को जूते मारने की बात हो, नवीन जिंदल को लेकर उन्होंने कहा, या फिर बाकी तमाम जो चीजें उन्होंने रखी, चाहे वो मुख्यमंत्री को लेकर हो या मंत्रियों को लेकर हो, क्या एक हताशा है ये मान के चले, जैसा कि बीजेपी कह रही है कि ये जो हार है उनको अपने सामने दिख रही है, इसलिए एक डेस्परेशन में आकर जो है इस तरह के बयान जो है दिए जा रहे हैं? जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के बीच में कांग्रेस की जो स्थिति पूरे देश के अंदर में है, निश्चित रूप से वो स्थिति बहुत अच्छी कांग्रेस के लिए नहीं है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि सीधे तौर पे कांग्रेस किसी हताशा का शिकार है या कोई ऐसी स्थिति, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इसके पहले कांग्रेस की बड़े बम्पर मेजॉरिटी के साथ में सरकार थी। उसके बाद में हालांकि लोकसभा चुनाव में उनको उतनी सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन उनके पास में अच्छा खासा घनादार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का है। तो उसमें ये चीज नहीं की जा सकती कोई हताशा वाली स्थिति है, ऐसी कोई स्थिति यहाँ पर देखने को नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज ये जरूर है कि जो स्थितियां पूरे देश में बन रही है लगातार, जिस प्रकार से लोग बड़े बड़े नेता जो है वो कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में जा रहे हैं, निश्चित रूप से उसका मानसिक असर तो पड़ता है, लेकिन इतना बड़ा असर नहीं कि उसमें इस तरीके की भाषा का प्रयोग वहां पर कर दिया जाए। ठीक। हाँ सत्यप्रकाश जी, आप काफी सारे मुद्दे आपने रखे, जनता से जुड़े हुए। मेरा ये सवाल है कि आप जब अभी बात कर रहे हैं प्रखरता से कि ठीक है महंगाई का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो मंच पे भी आप इन्हीं मुद्दों पर मुखरता से बात कीजिए। आप तब मंच पे ये चीजें क्यों भूल जाते हैं? फिर आप ले आते हैं कि जी 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 अभिषेक देखिए, हमारे चाहे छोटा सा कार्यकर्ता हो, चाहे मैं प्रवक्ता के तौर पर हो या फिर बड़े नेता हो, जिस नेतृत्व हो, हर कोई वही मुद्दे पे ही है कि जनता के मुद्दे उठा रहे। भारत में यात्रा में क्या था, वही था, ऐसे सांसदों को निलंबित क्यों किया गया था? क्योंकि आम जनता की आवाज उठा रहे थे, राहुल गांधी जी और तमाम विपक्षी सांसद। तो हम तो जनता से जुड़े मुद्दे उठा ही रहे। अगर ऐसा नहीं होता तो आसाम को न्याय यात्रा को रोका नहीं जाता। अगर ऐसा नहीं होता तो उनको राहुल गांधी सदस्य तो उनको नहीं हटाया जाता। तो ये दिखता है कि जनता से जुड़े मुद्दे तो उठ रहे हैं, और यही तकलीफ दे हो रही है बीजेपी को, यही तकलीफ दे रही है बीजेपी को। आम जनता भी अब सामने आ गई है मुखर होके। आपको मालूम होगा कि आम जनता के आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे ट्वीट भी यहाँ तक इसी पे मैं आना चाहूंगा, क्योंकि आपसे आपके पार्टी के महंगाई का क्या हुआ। आपके पार्टी के एक साधारण नेता ने भूपेश बघेल जी के सामने अपनी एक शिकायत रखी थी कि जमीन से कट गए थे, हमारी बातों को सुना नहीं जाता था, नाराजगी थी। इसके बाद पार्टी ने उन्हें ही नोटिस जारी कर दिया। अब उन सब के बाद चरणदास महंत जी खुद मन से ये बात कह रहे हैं कि नाराजगी थी, हमसे गलती हुई, हम भाप नहीं पाए। अब इस पे क्या कहेंगे? आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं, क्या उन्हें भी नोटिस समझा देंगे? अभिषेक जी आप वो गलत को कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि भाई चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे मैं भी हूँ, मैं भी छोटा कार्यकर्ता, हर किसी। मेरा वही सवाल है, आप पार्टी के एक छोटे से नेता को उठा के बाहर कर देते हैं। सेम वही बात अगर चरणदास महंत जी कह रहे हैं तो उनको भी क्या आप नोटिस दे देंगे कि आपने बयान क्यों दिया? चलिए देखिए चरणदास महंत जी ने बोला, भाई मैं बता, उन्होंने बोला कि ये हमारी जिम्मेदारी थी, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे छोटा सा कार्यकर्ता हो, हर किसी की जिम्मेदारी थी कि सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाए। जनता के तक पहुंचा भी है कुछ हद तक, मगर हाँ हम कुछ कमी रह गई होगी, इसकी वजह से जनता से कनेक्ट नहीं कर पाए थे। इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता ने हमको फिर भी अपना आशीर्वाद दिया कि मात्र 1.1% का वोट अंतर है बीजेपी और कांग्रेस में। तो ये दिखता है कि जनता तक कामों का जो हमने काम किया, 5 साल जो काम किया वो गया है जनता तक, वहां तक वो पहुंचा है। मगर देखिए कुछ ना कुछ कमी रह गई थी, जिसको कोई दो राय नहीं। यही चरणदास महंत जी ने बोला है कि भाई हमारी कुछ ना कुछ ऐसी कमियां रह गई थी जो जनता से हम कनेक्ट नहीं कर पाए। और सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने बोला है कि प्रोपेगेंडा जो बनाया गया है,
जो बीजेपी का प्रोपेगेंडा बनाया गया था वो अब कहीं ना कहीं जनता समझ रही है। बीते 3 महीने में इन्होंने जो बात की थी लॉलीपॉप दिए गए, किसानों के बोनस की बात की 16, 17, 17, 18 बोनस है, 2014, 15 दिया। क्या महतारी बंधु 3 महीने का दिया नहीं और अभी भी 24 लाख से 25 लाख महतारी को मिला है। क्या किसानों के कर लिया, उनको बोला गया था 1 गुंठ देंगे, वो नहीं मिला। तो ये कहीं भी कोई भी कानून किया नहीं है। तो यही वो बोला गया कि जनता को भी समझ में आ रहा है जो प्रोपेगेंडा जो बनाया गया था कांग्रेस सरकार के खिलाफ वो धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है। ये देखिए इसलिए बोल रहा हूँ कि महंत जी ने कोई अलग बात दी, उन्होंने कलेक्टिव जिम्मेदारी की बात की है और उन्होंने खुद ने भी माना कि उनकी भी जिम्मेदारी थी, मेरी भी जिम्मेदारी थी, तो उसमें कौन सी अलग बात है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। लेकिन वैसे महंत जी अपने जो उन्होंने बाद में खेद जताया उसमें कह सकते हैं कि ठीक है, शब्दों का चुनाव ठीक नहीं था तो मैं माफी मांगता हूं, तो वो अपनी जगह है। राहुल जी, मेरा अब आपसे यही सवाल है कि आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया। लेकिन मेरा ये सवाल आपसे है कि क्या ये मॉरल ग्राउंड जिस पर खड़े होकर बीजेपी बयान दे रही है वो ठीक है? और खासतौर से छत्तीसगढ़ में जहां कुछ दिनों पहले बीजेपी एक पोस्टर जारी करती है जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर जिहाद गांव जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, क्या वो ठीक था? बिल्कुल अभिषेक जी, मैं आपको जवाब देना चाहूंगा इस विषय में। हालांकि चरणदास महंत जी आज बयान को अपने आप खंडन कर रहे हैं या फिर कहीं पे वो कह रहे हैं कि शब्दों का चयन गलत था, मगर कहीं ना कहीं पूरी देश की जनता और प्रदेश की जनता ने देखा है कि चरणदास महंत जी ने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। जाहिर सी बात है कि जन समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इस प्रकार से बयान एक प्रकार से कांग्रेस के सदस्यों और उनके प्रत्याशियों की हताशा है जो इस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि वो चुनाव हार रहे हैं। और अब मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने एक पोस्टर ऑफिशियल जारी किया था जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जी के जो पोस्टर था उसमें जिहाद गांव के लिए लिखा गया था। हालांकि आपको बता दूं, भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे कई प्रकार के जिहादी यहाँ पे संघर्ष हुए छत्तीसगढ़ में, और जिस प्रकार से उनको राजनांदगांव भेजा गया है, राजनांदगांव लोकसभा में मोहम्मद अकबर जी का विधानसभा में पड़ता पंडरिया, जहां पर कितनी बड़ी घटना हुई थी वो आपको भी पता है। और जिस प्रकार से राजनांदगांव में जब अभी कुछ दिन पूर्व सार्वजनिक सभा में पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने भूपेश जी को एक प्रकार से नाराजगी जताई थी, उसमें भी कहा था कि जिस प्रकार से नांदगांव को एक व्यक्ति ने चलाया है उसी एक व्यक्ति से चलवाइए। तो जाहिर सी बात है वहां पर आप देखे होंगे भूपेश बघेल जी के पीछे जिनकी और तस्वीरें लगी हुई थी ये वही खान थे और ये वही मोहम्मद अकबर थे। तो जाहिर सी बात है वहां पर जिस प्रकार से जिहादियों को संरक्षण दिया गया था, लगातार संघर्ष हुए थे, इस वजह से भूपेश बघेल जी को का फोटो साथ में इनके जारी करके कहा गया था कि जिहाद गांव की ओर अब भूपेश बघेल जी। तो जाहिर सी बात है एक प्रकार से राजनांदगांव में ये सारे के सारे मिलकर वही काम करेंगे। इस तरह के जो पोस्टर है आप उसको सही ठहराए कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए किया जाना चाहिए, मोटा मोटी आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अभिषेक जी जो ये बात देखिए, यही मैं बात बोल रहा, प्रोपेगेंडा की जो मैंने बात की यही प्रोपेगेंडा है। अब बताइए 3 महीने से ज्यादा की सरकार की होगी, कितने व्यक्ति को गिरफ्तार किया बता दे। और अगर कोई बाहर से आके मतलब भारत से बाहर से आगे अगर वो छत्तीसगढ़ तक पहुंच गया तो केंद्र में सरकार किसकी है? गृह मंत्री को इस्तीफा देना। फिर अगर वो छत्तीसगढ़ तक विदेश से व्यक्ति यहाँ छत्तीसगढ़ में आकर रह रहा है तो ये तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और पिछले 4 महीने प्रदेश में इनकी सरकार है, कितने लोग गिरफ्तार किया, कितने के ऊपर कार्रवाई की बता दिए। तो यही प्रोपेगेंडा की बात चरणदास महंत जी ने बोला, यही प्रोपेगेंडा की बात अब मैं बता आपको जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, यही बोला कि जनता समझ ली कि प्रोपेगेंडा बनाया गया तो चुनाव के मद्देनजर, चुनाव जीतने के लिए, सत्ता में आने के लिए। और जब सत्ता में आ गए हैं तो जनता जो वादे किए उसका भूल गए। क्या वो नारी की बात करी, महतारी बंदर की बात 3 महीने दिया नहीं थे, किसानों की बात, युवाओं को हर वादे को भूल चुके हैं। सिर्फ सत्ता में आने के लिए प्रोपेगेंडा बनाया था। वही विजय शर्मा जो आज गृह मंत्री है उनके क्षेत्र में 3 हत्या हो गई है, कितना लोग गिरफ्तार किए बता दिए। तो इसीलिए बोला अब वहाँ 7 राम की हत्या हुई, इन्होंने कितना आंदोलन कर दिया, क्या कार्रवाई बताइए राहुल टिकरिया जी। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा की राजनीति करते, इसलिए आपको जो मुद्दों से भटकाना हो, आम जनता के मुद्दों से ध्यान के इधर भटकाना, वही इनका राजनीति का एक एजेंडा रहता है। मगर मुख्य मुद्दे ये है कि जनता इनको मुद्दे याद दिलाती रहती है और यही इनको तकलीफ रहती है, इससे इधर की बातें कर रहे हैं। जनता पीछे 10 साल समझ चुकी है कि हमको सिर्फ प्रताड़ित किया गया, हमको सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया, हमको सिर्फ जुगले दिए गए। अमित शाह तो खुद बोले थे जुगले। ठीक है राहुल जी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं मनीष जी आपके पास आता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता साथी कह रहे हैं कि हमने अपने घोषणाओं का क्या किया, हमने किसानों के लिए क्या किया, हमने मातृशक्तियों के लिए क्या किया। मैं बता दूं, महज 3 महीने की सरकार में हमने मोदी जी के गारंटी के तहत पहले तो छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई और विष्णुदेव साय जी के पहले कैबिनेट में पूर्व की सरकार में
और इस वर्ष में स्वीकृत हुए 2 लाख प्रधानमंत्री आवास, टोटल 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति की गई। दूसरे आगे बढ़ेंगे तो जो 2 साल का बोनस पिछली सरकार में, ये पिछले सरकार की स्वीकृति का मत दिखाइए आप। महतारी वंदन में भी 3 महीने का आपने दिया नहीं है, और जो दिया भी है मात्र 25 से 27 तक दे रहे हैं, महतारी को नहीं मिला। ये भी है बोनस में आपने 14-15 का दिया है, जबकि आप अगर घोषणा 15, 16, 17, 18 था। इसलिए आप ये द्वालीपा वाली राजनीति मत कीजिए। जनता जानती है कि आपने सिर्फ जुमलेबाजी किया तो, और आप प्रोपेगेंडा आप जनता के सामने आप बच नहीं सकते। लोग ठीक है, आपको सब जवाब मिल जाएगा जनता। ठीक है मनीष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये अच्छा लग रहा है कि चलिए कम से कम मुद्दों पे बात हो रही है और इन्हें प्रोपोगेंडा तो बताया जा रहा है इन मुद्दों को। अभी राजनांदगांव की बात हो रही थी उस पोस्टर की, तो एक तो चीज़ है कि धार्मिक ध्रुवीकरण तो हो ही रहा है कहीं ना कहीं, दोनों ही पार्टियों की तरफ से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। और तकलीफ ये भी होती है कि वो फैक्चुअली भी इनकरेक्ट है। कहीं काफ़ी जगहों पर हम ये देख रहे हैं कि राजनीतिक दल जितनी मेहनत कर रहे हैं और गलत जानकारी पहुंचा रहे हैं। मेरा सवाल ये कि क्या इनका वाकई इम्पैक्ट होता है इलेक्शंस में? क्योंकि अगर हम देखें विधानसभा चुनाव में जो धान का मुद्दा था उस पर वोट मिला, महिलाओं से जुड़ा जो मुद्दा था ऐसा माना जा रहा है कि उसका इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिला। तो क्या लगता है कि इस तरह की जो बयानबाजी होती है और इन पर जो कैंपेनिंग पॉलिटिकल दलों के द्वारा की जाती है उसका जनता पर उतना इम्पैक्ट पड़ता है, या जनता को पता है, वो समझदार है कि भाई हमारा फायदा किस तरफ है, हम उसके पास जाएंगे? देखिए निश्चित रूप से अभिषेक जी, मैं आपके आखिरी जो वक्तव्य है कि हमारा फायदा किस तरफ है, हम उस तरफ जाएंगे, इस बात का समर्थन करता हूँ कि जनता ये देखती है कि हमें कहाँ पर फायदा मिल रहा है और हमारा जो हित है वहाँ कहाँ पर साध रहा है, तो उस बात को वो निश्चित रूप से ध्यान में रख करके वोट करती है। जैसा कि आपने कहा कि महिलाओं को लेकर के यहाँ पर वोटिंग हुई, किसानों के धान को लेकर के वोटिंग हुई, निश्चित रूप से मैं इन बातों का समर्थन करता हूँ कि कांग्रेस जब पिछले बार सरकार में आई थी तो धान के मुद्दे को लेकर सरकार में आई थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को लेकर के बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनाया, महतारी वंदन योजना के नाम से, उस पर सीधे तौर पे उसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला। और देखिए कांग्रेस उसी बात को लेकर के फिर जनता के पास जा रही है। अब कांग्रेस ये कह रही है कि हम साल में जो है हर महिला को पैसा देंगे, 8,333 रुपए पर मंथ हर महिला को देंगे। तो ये जो चीजें आ रही निश्चित रूप से जनता को प्रभावित तो करती है, लेकिन जिस प्रकार की बयानबाजियां होती हैं, जिस प्रकार के वक्तव्य जारी किए जाते हैं राजनीतिक दलों द्वारा, जिस प्रकार लगातार भ्रष्टाचार की बात की जाती है, बड़े नेताओं के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया था, निश्चित रूप से जनता उन चीजों को देखती है और समझती है और जनता समय आने पर उस पर निर्णय भी देती है। आप बार बार देखेंगे जब जब इस तरीके की चीजें हुई उसका परिणाम जो है वो राजनीतिक दलों को देखने को मिला है, चाहे कोई भी जो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य कोई भी राजनीतिक दल हो। इस बात को उनको ध्यान में रखना चाहिए कि जो भाषा का जो प्रयोग है वो अच्छा होना चाहिए। आप किसी के लिए भी प्रयोग करें, चाहे विपक्षी व्यक्ति है। देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती उसी में होती है जब विपक्ष जो है वो दमदार होता है, और दमदार विपक्ष होने से जो है वो लोकतंत्र मजबूत होता है। तो इस बात को समझना होगा और विपक्ष की उतनी सम्मान करना होगा, और विपक्ष को भी इस बात को समझना होगा कि हमको सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, जो लीडर हैं, उनका भी सम्मान उतना ही करना पड़ेगा। राजनीति में शुचिता की जो बात भारतीय जनता पार्टी करती है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसमें कांग्रेस की आती है कि कांग्रेस इतने साल से लगभग 60 साल तक देश में राज करी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी रही है, तो कांग्रेस की जिम्मेदारी सबसे बड़ी बनती है कि उसको इस बात को पहले ध्यान में रखना चाहिए कि हमको इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी की भी जिम्मेदारी उतनी है क्योंकि आज की डेट में भाजपा देश में शासन कर रही है, तो उनको भी इस बात को समझना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर राजनीति में जब हम बात करते हैं तो ज़रूरी है कि नेता अपनी जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें संयम रखें और इस बात को भी ध्यान रखें कि उनके बयानों से उन्हीं की पार्टी को दुष्प्रभाव पड़ सकता है। जिस तरह का बयान चरणदास महंत के द्वारा दिया गया, पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, जाहिर तौर पर बीजेपी को यहां एक मौका मिला था तगड़ा जवाब देने का और कहीं ना कहीं ये मुद्दा काफ़ी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इसका कितना प्रभाव चुनाव में दिखाई देता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।